हेलो व्यूअर्स, EduSeek क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग लूसेंट के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले सीरीज पे हम लोग आते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्राह्मण साम्राज्य जिसमें शुंग वंश, कन्ना वंश ये सब को पढ़े थे। उसके बाद सातवाहन वंश को पढ़े थे और भारत की वन राज्य इसको भी हम लोग पढ़े थे। चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले टॉपिक शक और कुषाण को पढ़ेंगे। जो लोग भी 1799 के दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे इस सीरीज से जुड़े और दरोगा के प्रीलिम्स एग्जाम से पहले पूरी लूसेंट को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जो लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं वो लोग मेरे इस सीरीज से जुड़ें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो समय समय पर मिलते रहे और अपनी तैयारी को और से मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है शक और कुषाण। आज हम लोग शक और कुषाण को पढ़ेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के इस सीरीज पे। आज का सीरीज है शक और कुषाण। चलिए हम लोग शक को पढ़ते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। तो चलिए शक शक को लेकर कुछ समझते हैं कि हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछली क्लास की वीडियो मेरे चैनल में है, वो जाकर देख सकते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि हीन यूनानी आए भारत में आक्रमण करने वाले। पहले विदेशी आक्रमणकारियों का अगर क्रम पढ़ते हैं तो पहले हम लोग हिंद यूनानी पढ़े थे, फिर शक पढ़े थे, फिर पल्लव पढ़े थे, फिर कुषाण पढ़े थे। अंतिम में कौन है? कुषाण। तो वही हिंद यूनानी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? शक पढ़ेंगे। शक के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दें कि शक मूल्यतः मध्य एशिया के निवासी थे। वो चरागार की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में? चारागाह के, पशु चारागाह के रूप में भारत आए और प्रथम शक राजा मो था। तो चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद कौन है? शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। हम लोग सीक्वेंस में पढ़े थे कि पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए यानी पार्थियाई आए, उसके बाद कुषाण लास्ट में आए। तो वही कह रहा है कि शक यूनानियों के बाद आए। उसके बाद इन शकों की 5 शाखाएं थी। याद रखना है दोस्तों, 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत के एवं पांचवी शाखा उत्तरी ढक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो चलिए हम लोग समझते हैं फिर इस लाइन को कि पहली शाखा अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा पंजाब, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा थी और चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा उत्तरी दक्कन भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। आप लोग मैप में देखिएगा, अगर भारत का मैप आप लोग के पास होगा तो देखिए अफगानिस्तान में पहली शाखा सबसे ऊपर, दूसरी शाखा पंजाब में तक्षशिला राजधानी, तीसरी शाखा मथुरा में और चौथी शाखा पश्चिमोत्तर भारत वाला एरिया में और पांचवी शाखा दक्कन वाला क्षेत्र में था। ठीक है। प्रथम शक राजा मो था, जो हम आप लोग को बता चुके हैं कि प्रथम शक राजा कौन था? मो था। जो बार बार एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि प्रथम शक राजा मो था। शक मूल्यतः शक मूल्यतः मध्य एशिया के निवासी थे। वे चारागाह की खोज में भारत आए थे। जब हम इंट्रोडक्शन में दिए थे शक पढ़ाने में, उसी में बताए थे कि यह शक कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। वो चारागाह, पशु के चारागाह की खोज में भारत आए थे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। आप लोग याद रखिएगा मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। 58 ईसा पूर्व में, 58 बीसी में उज्जैन की एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। हो रहा कि 58 बीसी में उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को पराजित करके बाढ़ खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है।
गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुआ। देखिए दोस्तों, इस लाइन को हम लोग फिर से समझेंगे क्योंकि यहाँ से बार-बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग फिर से इसको समझते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शक क्या हुए? शकों पर विजय जब पाया गया तो उसी 58 बीसी में एक नया संवत की शुरुआत हुई जिसका नाम था विक्रम संवत। हम लोग पिछले इस्लाम धर्म में पढ़े थे हिजरी संवत, फिर विक्रम संवत पढ़ेंगे, फिर गुप्त वंश पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग गुप्त संवत पढ़ेंगे, तो वही चीजें हैं। एक प्रकार का एक कैलेंडर है, तो वही कह रहा है कि 58 बीसी ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 पहुंच गई है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कितना? 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, जिसमें सबसे विख्यात विक्रमादित्य कोई हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसका नाम याद रखना है। गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुआ। देखिए दोस्तों, जिसपे हम कलर कर रहे हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। कह रहा है कि इन पांचों शाखाओं में सबसे अधिक कौन शाखा अरसे समय तक शासन किया? तो पश्चिम भारत में जो शाखा थी वो ज्यादा शासन लंबे समय थी। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किया। जो गुजरात में व्यापार चल रहा था समुद्री व्यापार, उससे ये शाखा क्या होती है? लाभान्वित होती है सबसे ज्यादा, और चांदी के सिक्के जारी किया। शकों का सबसे प्रतापी शासक शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 बीसी से लेकर 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पे था। इसने कठियावाड़ की अद्र सुदर्शन झील यानी मौर्य द्वारा जो निर्मित हुआ था उसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए इस लाइन को हम लोग फिर से समझते हैं। कह रहा है शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था। इसका नाम याद रखना है। इसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील यानी मौर्यों द्वारा निर्मित, कौन याद रखिएगा लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके जो गवर्नर था वो पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, वहीं कठियावाड़ क्षेत्र में। याद रखना है कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसका गवर्नर जो था वो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और बोलेगा कि जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो यही करवाया था रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा। मौर्य द्वारा तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था, और इसका फिर से कौन किया था जीर्णोद्धार? तो यही रुद्रदामन प्रथम किया था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। किसका था? संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। गिरनार अभिलेख जारी करने में रुद्रदामन का। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थी, और संस्कृत में पहला अभिलेख कोई था तो कौन था? गिरनार का रुद्रदामन अभिलेख। गिरनार अभिलेख था जो रुद्रदामन द्वारा संस्कृत में, इस संस्कृत का प्रेमी था, इसीलिए संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख कोई है तो गिरनार अभिलेख। आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से था। ठीक है, ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, और इससे पहले जितने थे वो प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत के शक राजा अपने को क्षत्रप कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षत्रप। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में शक राजा अपने आप को क्या बोलते हैं? तो क्षत्रप कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शक समाप्त हो गया। अब इसके बाद परथियाई या पल्लव वंश को पढ़ते हैं। कह रहा है अगले चैप्टर को पल्लव वंश को पढ़ते हैं। इस पे आते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में, भारत के जो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद परथियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। इसके बाद कौन है? तो परथियाई या पल्लव है। सबसे प्रसिद्ध परथियाई राजा कौन था? तो गोंडो हर्निस। क्या नाम था इसका? गोंडो हर्निस। इसी के शासन काल में
सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद परथियाई यानी पल्लव वंश स्थापित हुए। इसके सबसे प्रतापी राजा था कौन? तो गोंडो फर्निरस। याद रखिएगा कि अगर गोंडो फर्निरस का नाम पूछेगा कौन राजा थे, तो ये पल्लव के राजा थे, ठीक है। और इसी के काल में टॉम सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। पर्शियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि पर्शियाई लोगों का मूल स्थान क्या है, तो ईरान है। कौन है? ईरान है। कौन है? ईरान है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कुषाण पे। किस पे? कुषाण पे। अब कुषाण जो सबसे अंतिम में भारत में आए, आक्रमण किए, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए हम लोग कुछ समझते हैं। यही कुषाण थे जिन्होंने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए भारत में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं कुषाण को लेकर, ठीक है। चलिए आइए कि पल्लव के बाद कुषाण आए। पल्लव के बाद कौन है? कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। याद रखिएगा, यूची या तोखरी, ये बार बार पूछता है। यूची नामक एक कबीला 5 कबीलों में बट गया था। यूची नामक कबीला 5 कबीलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस था। इस वंश की सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। चलिए दोस्तों इस लाइन को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है कि हम आपको पहले ही बता दिए, भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, तब शक आए, तब पल्लव आए, तब बाद में कुषाण आए। तो वही कुषाण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुषाण ये क्या, यूची और तोखली भी कहलाते हैं। किनको बोला जाता है यूची और तोखली? ये कुषाण को बोला जाता है। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कबीलों में बटा था, ठीक है। यूची नामक क्या था? कबीला था जो 5 कबीलों में बटा था। उन्हीं में से एक कबीला थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। कौन थे? कुजुल कुजुल कटफिसेस, नाम बहुत इनका पॉपुलर है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। याद रखिएगा, पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी पूछता है बार बार, मथुरा थी। द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। याद रखना है कि यूची या तोखरी कुषाण को कहा जाता है। यूची नामक एक कबीला था जिसमें से एक कुषाण कबीला था। इसके संस्थापक कुजुल कटफिसस थे और इसमें प्रतापी राजा कनिष्क था। जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो बौद्ध संगीति हुआ था इसी के समय में, चौथा बौद्ध संगीति, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी कुषाण की पुरुषपुर या पेशावर थी, या द्वितीय राजधानी पूछेगा तो मथुरा थी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय एक संवंत चलाया जो शक संवंत के नाम से शक संवंत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगर भारत सरकार द्वारा कौन सा कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो शक संवत कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कनिष्क क्या होता है और 78 एडी में क्या करता है, गद्दी पर बैठता है और बैठने के दौरान कौन सा, तो शक संवत चलाता है, जिसे भारत सरकार के प्रयोग में लाया जाता है। अभी भी भारत सरकार के इसके प्रयोग में लाया जाता है। तो जब हम लोग शक पढ़ रहे थे तो हम लोग उसमें भी पढ़े थे कि 58 BC में क्या होता है कि स्थानीय राजा शकों पर पराजित करने के बाद कौन सा, तो विक्रम संवत चलाते हैं। याद है ना आप लोग को, जो अभी शक पढ़ा रहे थे उसमें बताएं। और ये क्या था? एक शक संवत था। तो वो पहले वो आता है विक्रम संवत 58 BC और शक संवत 78 AD में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं हम लोग। पर बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। हम ऊपर ही बता चुके थे कि कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में होता है। कहाँ पे होता है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है और इस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में होता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय से का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि कनिष्क के समय ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था।
और किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि चीनी जनरल पेन चुआ ने कनिष्क को हराया था। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था? पेन चुआ। क्या नाम था उसका? पेन चुआ। ऐसे याद रखिएगा लोग, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं कि कुजुल कटफिशस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित में थे, फिर प्रचलित है जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। कह रहा है कि कुजुल कटफिशस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। कह रहा है कि कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। इनके सोने के सिक्के वजन एवं आकार में रोम के सिक्के जैसे थे। चांदी के सिक्के बहुत ही कम व प्रयोग प्रयोगात्मक थे। सिक्के कनिष्क सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का आंकलन हुआ, जिनमें प्रमुख रूप से यूनानी सूर्य देवता हेलियोज, भारतीय सूर्य देवता कार्तिकेय और शिव गौतम बुद्ध शामिल है। कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर यूनानी और ईरानी देवी देवता अंकित थे, जबकि बाद के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के आंकलन बढ़ गए। चलिए दोस्तों, इस लाइन को फिर से हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाएं। याद रखिएगा कि इसने सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाए तो कुषाण चलाए थे। कह रहा है कि कनिष्क सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का आंकलन हुआ कनिष्क के सिक्कों पर, जिसमें यूनानी सूर्य देवता हेलियोज और भारतीय सूर्य देव कार्तिकेय यानी स्कंद का भी चित्रण था। इसके अलावा शिव थे, गौतम बुद्ध थे, ये सब शामिल है। इसके अलावा बाद में क्या हुआ, जब यूनानी और ईरानी देवी देवता अंकित थे, जबकि बाद के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता अंकलन बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। हम लोग नोट में पढ़ते हैं कि कनिष्क सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलियोज का चित्र अंकित हुआ था। भारत में सबसे पहले सोने का दिनार स्वर्ण मुद्रा कनिष्क प्रथम ने 127 ईस्वी में जारी किया था। चलिए दोस्तों, याद रखना है कि कनिष्क सिक्कों पर पहली बार कौन सा सूर्य देवता? तो हेलियोज का चित्र अंकित किया गया था। भारत में सबसे पहले सोने का दिनार यानी स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था? कनिष्क ने प्रथम बार 127 ईस्वी में चलाया था। कौन चलाया था? कनिष्क ही चलाया था 127 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन से शासक ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए? तो कुषाण थे। ठीक है, कुषाण थे। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। ये कह रहा है भारत में कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया। कनिष्क का राजवैद्य चरक। कौन था कनिष्क का राजवैद्य? चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि चरक पूछता है किसका राजवैद्य था? तो कनिष्क का राजवैद्य था चरक। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में लिखा है। चरक संहिता किसने लिखा है? तो चरक लिखा है। किस भाषा में? तो संस्कृत में लिखा है। 8 भाग है, 120 अध्याय है। और बोलेगा भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहलाता है? तो यही चरक संहिता कहलाता है। याद रखना है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश तो चरक संहिता को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा लोग कि चरक कनिष्क का राजवैद्य था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखना। जो चरक संहिता लिखा है संस्कृत में और 8 भाग में है, 120 अध्याय में है, और भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। चलिए इस लाइन को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन था? ये थे वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र।
आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कि कह रहा है क्या कि महाविभाग सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किया। आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध चरित्र का रचना किसने किया? तो अश्वघोष किया, जो बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसको दोस्तों एकदम याद रखना है। चलिए आगे आते हैं कि वसुमित्र, पार्श्व और नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। याद रखना है इन लोगों का नाम। कौन? तो वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष। संरक्ष भी कनिष्क के दरबार में क्या थे? विभूति थे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि माध्यमिक सूत्र किनकी पुस्तक है? तो नागार्जुन की है। या नागार्जुन इसमें क्या दिए हैं? सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं। इसमें पहले ही ये सापेक्षता का सिद्धांत इसमें बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। कह रहा है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ये क्वेश्चन बहुत यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? तो 102 ईस्वी में 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, वासुदेव का। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। जो इसको ये पढ़ाया गया, जैसे भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बार बार क्वेश्चन पूछता है, या माध्यमिक सूत्र किसकी पुस्तक है? नागार्जुन की, ये भी बार बार पूछता है। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यही माध्यमिक सूत्र अपने पुस्तक में, ये भी बार बार पूछता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, बार बार पूछता है। चलिए दोस्तों आते हैं, नोट में एक लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण जितने राजा हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली है। ये कुषाणों ने चीनियों से ली है। याद रखना है कि देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने किससे लिया है? तो चीनियों से ली है। याद रखना है दोस्तों इससे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार आजकल पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कि पूछेगा गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। याद रखना है दोस्तों, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मिलता है। कौन सा? मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां मिलता है सबसे अधिक। और गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। याद रखना है दोस्तों, गांधार कला के लिए कौन? तक्षशिला प्रसिद्ध था। और कुषाण कालीन मूर्तियां कहाँ मिलती है? तो मथुरा संग्रहालय में। चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग को सबसे प्रसिद्ध अगर कोई नियंत्रण रखे थे वो कौन थे? वो कुषाण थे। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा प्रबंधन था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। बोलेगा रेशम बनाने का सबसे पहले तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा जो था वो शाटक नामक विशेष वस्त्र बनाया जाता था, उसका केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ। चलिए दोस्तों इस लाइन को फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो पहले सबसे पहले चीन में हुआ। मथुरा कौन सा विशेष वस्त्र का निर्माण केंद्र था? तो साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था मथुरा।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ था? वास्तुकला का क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा की मूर्ति का निर्माण शुरू हो गया कुषाण काल में। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम लोग संगम वंश को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संगम वंश को पढ़ेंगे। तब तक अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए और पढ़ते रहिए और टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिए। हम इल्यूटेरिया का जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं 150 सेट है, जिसमें हम लोग 8 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस टेस्ट के वहाँ से भी आप लोग उस वीडियो से भी अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। डेली एक टेस्ट को लगाइए और वहाँ पे एनालिसिस कीजिए और वहाँ पे अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपने सेहत पर भी ध्यान दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।